यानी मैथमेटिकल मेथड्स है वेक्टर्स को ऐड करने का, उसके दूसरे हिस्से के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जनाब अली हमने कुछ काम कर लिया था और जहाँ तक हमने काम किया था इसकी समरी क्या है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से वेक्टर्स को ऐड करते हुए सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाएंगे जिनकी मदद से आपने ऐड करना है। तो सबसे पहले रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिए जाएंगे, जितने वेक्टर आपको गिवन हैं 2 3 4 5 10 100 20 जितने भी हैं इन सब के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, तमाम वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट्स को जमा करेंगे तो बन जाएगा रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट। तमाम वेक्टर्स के वाई कंपोनेंट्स को जमा करेंगे तो बन जाएगा रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट। उसके बाद जब आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट आ जाएगा तो फिर क्या किया जाएगा जी, फिर आर एक्स और आर वाई की मदद से आप रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे इस फॉर्मूला से और रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन मालूम करेंगे। यहां से जनाब आज हमने काम शुरू करना है कि रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन कैसे मालूम की जाएगी। ध्यान से देख रहे हैं ना, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन मालूम की जाएगी। तो उसके लिए डायरेक्शन के लिए एंगल मालूम करते हैं। एंगल को फिलहाल नाम दिया गया है फाई का। ऐसा क्यों हुआ, ये एंगल के लिए हमने खास तौर पे इस दफा ऐसा क्यों किया, पहले तो कभी ऐसा कुछ देखा ना सुना, लेकिन जनाब देखते हैं। चले आइए जी मेरे नाल देखें, ये आप ये ध्यान में रखें बेटा कि ये जो एंगल है फार्मूला है जनाब टेंजेंट वाले से, और टेंजेंट वाला फार्मूला क्या होता है, वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। टेंजेंट ऑफ द एंगल इज इक्वल टू वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाय एक्स कंपोनेंट। तो ये आर वाई और आर एक्स आ गया, वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया। और ये वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा होता है, एंगल के सामने वाला। अगर ये एंगल है तो इसके सामने वाला ये होगा वर्टिकल कंपोनेंट और इसके साथ वाला ये होगा जी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। एंगल के साथ वाला एक्स कंपोनेंट, एंगल के सामने वाला वाई कंपोनेंट। तो अगर ये वाई कंपोनेंट है और ये एक्स कंपोनेंट है तो इस फार्मूले से एंगल निकला होगा कौन सा, वर्टिकल कंपोनेंट के सामने वाला। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं, इससे जरा समझना आसान होगा कि आखिर हम किस रोड़े में पड़े हुए हैं। फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास जो दो वेक्टर ए और बी हैं वो ये हैं, ऐसे करके देखिए मैं बनाता हूं, वेक्टर ए और दूसरा है जनाब वाली वेक्टर बी। तो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा आर, पहले की टेल से आखिरी के हेड तक। ये वेक्टर है जनाब वाली आर। ठीक हो गया। तो अब मैं जरा सिचुएशन को मजीद क्लियर करने के लिए रिजल्टेंट के हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मालूम करना है। ए और बी का काम खत्म हो गया, जब रिजल्टेंट मालूम कर लिया तो ये मैं अरेंज करता हूं ताकि जरा आसानी हो जाए डायग्राम समझने में। लो जी, ये रिजल्टेंट वेक्टर है आर। तो अब जब आप फार्मूला लगाएंगे टेंजेंट ऑफ द एंगल इज इक्वल टू वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाय एक्स कंपोनेंट, तो कहां है इसका वाई कंपोनेंट और कहां है इसका एक्स कंपोनेंट। यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करके कंपोनेंट्स का मजमुआ है आर। तो जनाब अभी आर एक्स और आर वाई इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं। तो बेटा जी ये बन गया आर एक्स और ये ऊपर को बन गया जी आर वाई। आर रिजल्टेंट वेक्टर है, इसका एक्स कंपोनेंट आर एक्स है, वाई कंपोनेंट है आर वाई। तो अब जब आप फार्मूला लगाएंगे टेंजेंट ऑफ द एंगल इज इक्वल टू आर वाई ओवर आर एक्स, यानी एंगल इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। तो हमें पता है फार्मूला किस तरह से आया है। तो हमें पता है कि आर वाई अगर वर्टिकल कंपोनेंट है, अगर आर वाई वर्टिकल कंपोनेंट है तो एंगल कौन सा निकला होगा इस फार्मूले की मदद से। इस फार्मूले की मदद से जनाब अब एंगल निकला होगा आर वाई के सामने वाला, ये एंगल निकला होगा ये वाला। तो अब इस वाले डायग्राम को भी मैं थोड़ा सिंपल कर देता हूं जी, क्योंकि अब हमने रिजल्टेंट की डायरेक्शन यानी कि एंगल मालूम करना है। तो जरा
देखिए जी, यहां से ए, ये आर वाई और ये हो गया जी आर एक्स। ओके जनाब, तो ये वाला एंगल बना जी। तो अब आप देखें सिचुएशन जब ऐसी होगी कि जब आप एंगल इस फार्मूले की मदद से एंगल मालूम करेंगे, तो अगर तो रिजल्टेंट वेक्टर हुआ, ये फर्क कर लेते हैं कि एंगल आ गया 30, ये भी 30 हो सकता है और ये भी 30 हो सकता है। तो अगर रिजल्टेंट वेक्टर ये है तो एंगल यहां पे है, ये है तो एंगल यहां पे है। अब इस एंगल में और इस एंगल में फर्क क्या है? देखिए ये पूरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके सामने बना हुआ है। इसमें ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो अगर एंगल है ये वाला, तो फिर ये ओरिजिन से पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल शुरू हो रहा है किधर को, ये देखे लो इधर को जा रहा है एंगल ऐसे करके। ये कौन सी सिमत है? एंटी क्लॉकवाइज। और अगर ये वाला एंगल है तो ये कहां से शुरू हो रहा है? ओरिजिन से लेफ्ट को है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस से शुरू होके किधर को जा रहा है? क्लॉकवाइज। अब मुसीबत क्या है कि जब हम रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे तो वो तो कोई मसला नहीं, रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड तो निकल आई, आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर अंडर रूट करके। लेकिन जब आप रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन मालूम करेंगे, उसके लिए एंगल मालूम करेंगे, एंगल आपने फार्मूला लगा के मालूम कर लिया, अब ये कैसे पता चलेगा कि ये एंगल आपने किधर को बनाना है? वो एक दिन आपको वेक्टर का टॉपिक शुरू करते हुए डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस बताते हुए एक लतीफा सुनाया था, जिसमें जनाब सरदार जी ने समुद्र में छलांग लगा के बाद में पूछा था कि 2 किलोमीटर किधर को जाना है। ये बता दिया जाए कि एंगल बनाना है 30 डिग्री का, लेकिन ये ना बताया जाए कि वो एंगल कौन सी सिमत से कौन सी सिमत में बनाना है। आया कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू होके, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू होके एंटी क्लॉकवाइज जाके बनाना है, या नेगेटिव एक्स एक्सिस से शुरू होके एंटी क्लॉकवाइज बनाना है, या नेगेटिव एक्स एक्सिस से शुरू होके इधर को बनाना है, या पता नहीं इधर को बनाना है, इधर को बनाना है। तो अब वो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या 30 डिग्री का एंगल बनाने वाला वो यहां पे आएगा, यहां से 30 का एंगल बनाते हुए, या यहां से 30 का एंगल बनाएगा, या यहां पे आएगा, यहां पे आएगा, यहां पे आएगा। ये तो समझ ही नहीं आ रही कि वो 30 का एंगल कहां से बनाएगा। हम कहें 30 का एंगल बना दें, वो जनाब कोई बच्चा यहां से बना के ले आए, कोई यहां से बना के ले आए, तो ये तो सूरत हाल ही खराब हो जाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे, अब हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर लेना है। हमने क्या करना है? स्टैंडर्ड सेट कर लेना है। देखिए जंग लगी हुई है दुश्मन के साथ, फौजी बिल्कुल बॉर्डर पे मौजूद हैं। एक फौजी को ऑर्डर दिया गया कि जनाब फायर, उसने अपने फौजियों को मारना शुरू कर दिया। उससे पूछा गया जनाब आप क्या कर रहे हैं? कहते जनाब मुझे तो ये कहा था कि फायर, वो दूसरे तरह ज्यादा खतरनाक लग रहे थे, और नाल का बंदा मेरा सौखा सी मारना, पहला मैं चलो इन्हीं मार लिए। या तो हर दफा फायर करते हुए ये बताएं कि किसको मारना है, इसकी बजाय क्या ये बेहतर नहीं कि पहले ही ब्रीफिंग दे दी जाए, तय कर लिया जाए कि दुश्मन कौन सा है, कि जब भी फायर कहा जाए पता हो कि किधर को मुंह करके गोली चलानी है, बंदूक का मुंह करके बनानी, तो ये अंडरस्टूड हो कि उसने फायरिंग किधर को करना है। तो ऐसे ही हम जब कहेंगे कि एंगल बनाओ, हम हर दफा ये नहीं बताएंगे कि इधर से बनाओ, नेगेटिव एक्स एक्सिस से बनाओ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनाओ, या एंटी क्लॉकवाइज बनाओ, या क्लॉकवाइज बनाओ। तो ये हम हर दफा नहीं बताया करेंगे। हम स्टैंडर्ड रख लेंगे। हम कहेंगे जनाब थीटा कौन सा एंगल है, हम जो एंगल निकाल के देंगे रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन यानी कि एंगल निकाल के देंगे, ये एंगल होगा बेटा जी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला। हम जब भी किसी को एंगल कैलकुलेट करके देंगे तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिहाज से बनने वाला एंगल होगा। क्या होगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिहाज से बनने वाला एंगल होगा, और उसे हम नाम देंगे थीटा। अब ये जो हमने एंगल कैलकुलेट किया है, ये जो हमने एंगल कैलकुलेट किया है, ये पता नहीं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिहाज से बनने वाला है कि नहीं है।
थीटा उसका नाम होगा, उस एंगल का नाम होगा थीटा जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू होके एंटी क्लॉकवाइज सिमत में है, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू होके एंटी क्लॉकवाइज सिमत में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। यानी कि थीटा ये वाला एंगल होगा हमेशा जो यहां से शुरू होगा और इधर को जाएगा। प्रोटेक्टर रख के डी रख के जब आप मेजर करेंगे तो इधर को ऐसे मेजर करेंगे, ऐसे करके मेजर नहीं करना शुरू करेंगे। यानी प्रोटेक्टर की स्टार्टिंग बेस जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो यहां पे होगी, उसके बाद ऐसे करके मेजर करेंगे ऐसे। तो जिसे हम थीटा का नाम देंगे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सिमत में बनने वाला एंगल होगा। तो पहले अब हमने ये कंफर्म करना है कि जो एंगल हमने कैलकुलेट किया है क्या ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिहाज से एंटी क्लॉकवाइज सिमत में बनने वाला है। अगर है तो उसका नाम थीटा रखेंगे, नहीं तो इसका नाम थीटा नहीं हो सकता, इसका नाम कुछ और रखेंगे। बाद में इसे थीटा बनाएंगे, कन्वर्ट करेंगे इसे थीटा में। इसीलिए मैंने कहा था पिछले लेक्चर में कि जब बच्चा पैदा हो तो उसे कहा जाता है काका होया, फिर उसके हालात वाकयात और खसूसियात देखकर नाम रखा जाता है। अखवन्ना ना चानन दी, ऐसे करके। तो जनाब हमने जब एंगल बनेगा तो हमने फिलहाल एहतियातन क्या किया बेटा, इसका नाम रखा है फाई, क्योंकि ये पता नहीं कौन सी सिमत से कौन सी सिमत को बनने वाला एंगल है। हमने कंफर्म करना है कि जब किसी को बताएं कि एंगल हमने कितना निकाला है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सिमत में बनने वाला एंगल ही हम कैलकुलेट करके देंगे और उसका नाम थीटा रखेंगे। तो जब हम किसी को बताएंगे कि थीटा कैलकुलेट हुआ है तो वो समझ आएगा, अगर वो सियाना बंदा हुआ और उसने फिजिक्स पढ़ी हुई ये चैप्टर पढ़ा हुआ तो वो समझ आएगा कि ये जो एंगल बताया जा रहा है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू होके एंटी क्लॉकवाइज सिमत में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो अब एंगल तो हमने निकाल लिया, न्यूमेरिकल वैल्यू एंगल की हमने निकाल ली है। अब जनाब क्या करें, कैसे पता चले कि क्या ये थीटा है कि नहीं, उसके लिए आइए देखते हैं। डायग्राम बना के आपने सारे स्टेप बताने हैं। फर्ज कर ले कि रिजल्टेंट वेक्टर है यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो अगर रिजल्टेंट वेक्टर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे है तो इसका मतलब है कि अंडरस्टूड है इसका y कंपोनेंट होगा ये वाला और x कंपोनेंट होगा कौन सा, ये वाला। तो ये जो फार्मूला लगा है टेंजेंट इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स, ये क्या होगा जनाब, आर वाई के सामने वाला बिल्कुल ये वाला होगा एंगल जिसे हमने नाम दिया है फाई का। तो अगर ये एंगल आपने इसका नाम फाई रखा है तो ये एंगल कौन सा है, देखें तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू होके एक्स एक्स प्राइम वाई वाई प्राइम, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू होके एंगल किधर को जा रहा है, क्लॉकवाइज है, नहीं एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुइयों के अपोजिट है, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू होके एंटी क्लॉकवाइज सिमत में तो हमें चाहिए था। इसका मतलब है कि जो हमने एंगल निकाला है यही थीटा है। कई बच्चों का नाम ऐसा होता है, पैदा होते हुए कहा जाता है काका और सारी उम्र काका ही रह जाता है। तो ये जो एंगल निकाला है यही रिक्वायर्ड एंगल है, तो इसका मतलब है थीटा किसके बराबर है, फाई के बराबर है। कब, जब रिजल्टेंट वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो जो एंगल कैलकुलेट किया गया इस फार्मूले से वही रिक्वायर्ड एंगल है, वही मतलूबा एंगल है, वही थीटा है। सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे पता चलेगा कि रिजल्टेंट वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फिलहाल तो मैंने डायग्राम बना के समझा दिया, लेकिन प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि इस तरीके से डायग्राम बनाए बगैर ही सॉल्व करना है। तो आपको जब आप न्यूमेरिकल करेंगे इसके मुतालिक भी दो एग्जांपल भी हमने इसके बाद करना है, तो हाँ वेक्टर बना दिया करेंगे, लेकिन पता कैसे चलेगा कि रिजल्टेंट वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। निशानी ये है जनाब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिएगा जरा, ओरिजिन से एक्स कंपोनेंट किधर को है, राइट को, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की सिमत में है, और वाई कंपोनेंट किधर को है, ऊपर को है। ये देखिए ऊपर को है, वाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव है। अगर x कंपोनेंट भी पॉजिटिव हो और y कंपोनेंट भी पॉजिटिव हो तो इसका मतलब है कि रिजल्टेंट वेक्टर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड देन थीटा इज इक्वल टू फाई।
तो जनाब अगर रिजल्टेंट वेक्टर लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो जनाब इसका मतलब है कि इसमें ये होगा आर वाई और ये होगा आर एक्स। तो एंगल कौन सा होगा जो फार्मूला लगा के निकला है? देखिए आर वाई के सामने वाला ये एंगल होगा, ये एंगल है फाई, और ये एंगल किधर को निकला है, किधर से किधर को, नेगेटिव एक्स एक्सिस से शुरू होके ऐसे मेजर किया गया, नेगेटिव एक्स एक्सिस से शुरू होके एंटी क्लॉकवाइज नहीं है बल्कि क्लॉकवाइज है। नेगेटिव एक्स एक्सिस से शुरू होके क्लॉकवाइज मेजर किया गया है जब रिजल्टेंट वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में है। और सेकंड क्वाड्रेंट में होने की निशानी क्या है कि एक्स कंपोनेंट है इधर को नेगेटिव, जो पहले लिखा जा रहा है वो एक्स, बाद में लिखा जा रहा है वाई, और वाई कंपोनेंट ऊपर को है, वाई कंपोनेंट पॉजिटिव है। तो आप देखेंगे कि इफ एक्स कंपोनेंट इज नेगेटिव एंड वाई कंपोनेंट इज पॉजिटिव देन द रिजल्टेंट वेक्टर लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। एंड इसका मतलब क्या है कि जो एंगल निकाला है आपने फाई है वो ये वाला है। आपको कौन सा चाहिए इस वेक्टर का एंगल? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू होके एंटी क्लॉकवाइज आपको ये चाहिए, ये एंगल है थीटा। कैसे अब आप फाई को थीटा में कन्वर्ट करें? फाई किसी भी सिमत में हो सकता है। यहाँ पे फाई जो निकला था वो ऐसे था, यहाँ पे निकला है ये ऐसे है। हमें बेटा जी चाहिए ये वाला एंगल, दिया गया है या कैलकुलेट हुआ है ये वाला। मेरी उंगली के साथ देखिए, ए यहाँ से यहाँ तक 180 है, तो 180 में से ये वाला हिस्सा माइनस कर दे, इतना हिस्सा थीटा बन गया। तो इफ रिजल्टेंट वेक्टर लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट देन थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 5। तो जनाब अगर रिजल्टेंट वेक्टर पाया जाए थर्ड क्वाड्रेंट में, इफ रिजल्टेंट वेक्टर लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो जनाब इसके लिए आर एक्स होगा ये और आर वाई होगा ये। देखिए तो एक्स कंपोनेंट क्या है? नेगेटिव, और वाई कंपोनेंट क्या है? नेगेटिव। तो इफ बोथ द कंपोनेंट्स आर नेगेटिव रिजल्टेंट वेक्टर लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है? वाई कंपोनेंट के सामने वाला एंगल मेजर हुआ है ए, ये वाला एंगल मेजर हुआ है जिसे हमने फाई का नाम दिया है। हमें जनाब कौन सा चाहिए? हमें तो चाहिए जनाब ये वाला, यहां से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू होके एंटी क्लॉकवाइज ये चाहिए हमें। और ये देखिए यहां से लेकर ए यहां तक है कितना? 180, और उसमें ये फाई जमा कर दें तो थीटा किसके बराबर है? 180 प्लस 5। तो इफ रिजल्टेंट वेक्टर लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट देन फाई को थीटा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? फाई में 180 जमा कर देंगे तो बन जाएगा जी थीटा। थोड़ा डिम नजर आ रहा है, मैं दूसरे पॉइंटर से इसको डार्क कर देता हूं। लो जी, तो जनाब अगर रिजल्टेंट वेक्टर पाया जाए फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब क्या है जनाब याली के एक्स कंपोनेंट है बेटा जी पॉजिटिव और वाई कंपोनेंट है नीचे को है तो नेगेटिव। तो रिजल्टेंट वेक्टर का अगर एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव हो और वाई कंपोनेंट नेगेटिव हो तो इसका मतलब अगर रिजल्टेंट वेक्टर पाया जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और तब इसका मतलब है कि जो एंगल मेजर हुआ है वो कौन सा है? आर वाई के सामने वाला ए, ये वाला। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू होके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर हुआ है। हमें तो चाहिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू होके एंटी क्लॉकवाइज सिमत में। ये कैसे निकलेगा? देखिए जरा, अगर चक्कर पूरा हो जाए, अगर चक्कर पूरा हो जाए तो 360, उस 360 में से इतना पीस निकाल दीजिए तो थीटा कितना होगा? 360 माइनस 5। लो जी, ये चारों केसेस आपने रिजल्टेंट वेक्टर के साथ आप ये वाला ऐसा ये विषय नहीं ना बनाए आप, वो कोई मसला नहीं है, ये आपको समझाने के लिए था। लेकिन कम से कम वेक्टर लाजमी बनाना है, नाम इसका कोई भी हो सकता है। तो थीटा बेटा जी हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू होके किधर को होगा? एंटी क्लॉकवाइज सिमत में, जबकि फाई किसी भी सिमत से, मैं इधर ही हूं, इधर ना देखे जरा,
जबकि फाई किसी भी सिमत में हो सकता है। तो जनाब जरा अपनी बात को वादे करने के लिए कि वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाएगा, बाय यूजिंग देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। आपकी बुक में एग्जांपल है, एग्जांपल 2.2 जी हम करते हैं जी, और फिर देखते हैं कि जनाब वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाएगा बाय यूजिंग देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। और देखिएगा डायग्राम बनाए बगैर ही काम किया जाएगा। चले जी, 2.2 एग्जांपल बेटा देखिए बुक पे पेज नंबर 30 पे दो फोर्स हैं जनाब, मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन और 20 न्यूटन की। तो जनाब F1 क्या है, मैग्नीट्यूड है जनाब 10 न्यूटन, F2 की मैग्नीट्यूड है जनाब कितनी 20 न्यूटन, और एंगल बना रही है, पहली फोर्स एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ कितना जनाब 30 का, और दूसरी फोर्स एंगल बना रही है कितना जनाब 60 डिग्री का। रिजल्टेंट फोर्स मालूम कीजिए, इनको हेड टू टेल रूल से ऐड नहीं करना बल्कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से ऐड करते हुए आप रिजल्टेंट वेक्टर की रिजल्टेंट फोर्स की मैग्नीट्यूड मालूम कीजिए। तो याद कीजिएगा जनाब पहला मरहला क्या था, पहला स्टेप क्या था जनाब, पहला स्टेप ये था कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मालूम कीजिए, F1 के x और y कंपोनेंट मालूम कीजिए। F1 फोर्स थी, वेक्टर था, x कंपोनेंट साथ में आ गया, ये 1 और x नीचे करके लिखना है सबस्क्रिप्ट के तौर पे। ओके, तो जनाब क्या करें, अगर वेक्टर दिया हुआ है मैग्नीट्यूड भी और एंगल भी, कंपोनेंट मालूम करने हैं, तो ax इक्वल टू a cos थीटा लिखा था हमने, तो f1x इक्वल टू क्या होगा f1 cos थीटा 1। तो क्या होगा जनाब f1 है 10 cos थीटा मतलब cos 30। तो जनाब ये बन गया कैलकुलेशन कारपुर के 8.66 न्यूटन। ओके जी, और जनाब इसी तरह से f1y मालूम कीजिए, f1 साइन थीटा 1 यानी कि 10 इंटू साइन ऑफ 30। तो जनाब ये हो गया है कितना जनाब साइन 30.5 होता है, 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, ये हो गया जनाब 5 न्यूटन जी। ऐसे ही जनाब अब f2x मालूम कीजिए, f2 cos थीटा 2, f2 है जनाब 20 इंटू cos थीटा कितना है जी थीटा 2 60 है, तो cos 60 डिग्री, ये आ गया जनाब कितना जी कर करा के 10 न्यूटन। तो जनाब इसी तरह से f2y देखिए आप सारे वेक्टर्स के x और y कंपोनेंट्स मालूम करते जा रहे हैं। f2y कितना हो जाएगा बेटा f2 साइन थीटा 2 20 इंटू साइन ऑफ थीटा 2 है जनाब 60 डिग्री, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय साइन 60 बन गया जी 17.32 न्यूटन। लो जी, तो जनाब अब जबकि तमाम वेक्टर्स के x और y कंपोनेंट्स निकल आए हैं, तो अब क्या करेंगे जनाब अब तमाम x कंपोनेंट्स को जमा करें, f1 का x कंपोनेंट और f2 का x कंपोनेंट जमा करें, रिजल्टेंट का x कंपोनेंट f1 फोर्स है f2 फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स कह लीजिए f, तो उसका x कंपोनेंट क्या होगा fx। तमाम x कंपोनेंट्स को जमा करें 8.66 प्लस f2x कितना है जी 10 18.66। तो fy के लिए क्या करेंगे, तमाम y कंपोनेंट्स को जमा कर लें, क्या बन गया f1y कितना है जनाब कितना गया 5 जमा 17.32, fy आ गया जनाब 22.32 न्यूटन। लो जनाब रिजल्टेंट वेक्टर का x और y कंपोनेंट निकल आए हैं। ओके जी, अब रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होगी, f इज इक्वल टू x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट, fx कितना है बेटा 8.66 का स्क्वायर प्लस 22.32 का स्क्वायर और अंडर रूट जनाब
तो जी सीधा सुधा करके इसको जवाब निकल आया, रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकल आई जनाब। ना भी यार डायरेक्शन मालूम करना है। ये बात अब समझने वाली है कि आप क्या करेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए पहले मालूम करेंगे फाई इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y कंपोनेंट है एफ वाई, एक्स कंपोनेंट है एफ एक्स। यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हुए एफ एक्स कई दफा पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, एफ वाई पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। तो एफ एक्स और एफ वाई पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, जो भी आए, यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना है, साथ में साइन पॉजिटिव और नेगेटिव का आपने नहीं लिखना है। तो जनाब ये जवाब आ जाएगा कितना जी, ये डिवाइड करके टेंजेंट इनवर्स लेके 50 डिग्री का जवाब आ गया। ठीक, बुक पे यहीं तक किया हुआ है, लेकिन और बुक में इन्होंने थीटा लिखा हुआ है, आपने फाई लिखना है। अब क्या करना है, अब आपने थीटा में कन्वर्ट करना है इस फाई को। कैसे, आप यहां से लिखा करेंगे कि एज एक्स कंपोनेंट इज पॉजिटिव, y कंपोनेंट इज आल्सो पॉजिटिव। यहां पे आप लिख सकते हैं कि एज x एंड y बोथ द कंपोनेंट्स आर पॉजिटिव, या एक पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, जो भी है ये बता के फिर आप बताएंगे ऐसे करके कि चूंकि x और y दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव हैं, सो रिजल्टेंट वेक्टर, आपने ये ऐसे काम किया करना सारे न्यूमेरिकल्स में, यहां बुक वाले डायरेक्ट कर दिया वो ठीक नहीं है। सो रिजल्टेंट वेक्टर लाइज इन, अगर दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव हो तो कहां को आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जनाब। तो इसका मतलब है थीटा इज इक्वल टू फाई, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू, जो फाई है वही थीटा है और जो थीटा है वही फाई है। तो जनाब अली ऐसे करके आपने मालूम करना है ये। तो एक एग्जांपल हो गई। अब जनाब इससे मिलती जुलती एक और एग्जांपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, थर्ड एग्जांपल मैं कराने लगा हूं आपको। एक्सरसाइज में यही बिल्कुल इसी स्टेटमेंट का शॉर्ट क्वेश्चन है, वहां मैं आपको कराऊंगा ग्राफ के तरीके से डायग्राम बना के। यहाँ ये एग्जांपल सॉल्व करवा रहा हूं मैथमेटिकल तरीके से। तो आप जब शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, अगर तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट हो एग्जांपल वाली, फिर ऐसे ही करना है मैथमेटिकल ही। लेकिन अगर जो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, ये बेटा जी एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन होगा, चैप्टर हमारा आधा होने वाला है, टेस्ट के लिए तैयार रहें। 13वां शॉर्ट क्वेश्चन है जनाब ये। तो अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट दी जाए, थोड़ा सा 19-20 का फर्क है, तो अगर वो दी जाए फिर आपकी मर्जी है कि आप मैथमेटिकल करते हैं या ग्राफिकल तरीके से करते हैं। तो जनाब एग्जाम्पल 2.3 देखिए क्या कह रहा है जी। एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस, दो फोर्सेस के दरमियान एंगल मालूम कीजिए। शर्त क्या है, दो टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, फोर्सेस की मैग्नीट्यूड इक्वल है और इनके रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड भी बराबर है। फर्ज करें लेफ्ट बशर्ते सवाल अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, पहली फोर्स है F1 इसकी मैग्नीट्यूड, दूसरी फोर्स है F2 इसकी मैग्नीट्यूड, और रिजल्टेंट को आप कह लीजिए जनाब F कह लें या R कह लें। रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड भी कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड के बराबर है। आपकी बुक में इन्होंने पहले रिजल्टेंट को R कहा होगा, बाद में सबको F पुट कर दिया होगा, हम भी वैसे ही करेंगे, लेकिन रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड इनके बराबर है। तो रिजल्टेंट का नाम आप जो मर्जी रखें, चलिए R भी रखा जा सकता है, मैं दोनों ही बारी बारी लिख दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत काम आए। तो डायरेक्शन नहीं हमें बताई हुई, एंगल तो मालूम करना है, दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल मालूम करना है, जबकि कंडीशन ये है कि दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है और रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड भी इनके बराबर है। हम ऐसा करते हैं, फर्ज कर लेते हैं कि एक वेक्टर एक्स एक्स के साथ एंगल बना रहा है 0 और दूसरा वेक्टर एक्स एक्स के साथ एंगल बना रहा है थीटा, और वो जो दूसरा वेक्टर एक्स एक्स के साथ एंगल बना रहा है थीटा, वही दोनों वेक्टर्स के दरमियान बनने वाला एंगल है जो कि हमने मालूम करना है। तो F1 F2
पहले क्या करेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो पहले क्या करें, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मालूम कीजिए, अभी अभी जैसे हमने किए f1 का x कंपोनेंट, f1 cos एंगल कितना है पहले वेक्टर का 0, cos 0 1 हो गया, तो f1x इज इक्वल टू क्या हो गया जनाब, f1 हो गया। इसी तरह से f1y क्या हो गया, f1 साइन ऑफ एंगल कितना है पहले वेक्टर का 0, साइन 0 0, पहले वेक्टर का बाय कंपोनेंट है ही, ओनली x एक्स की सीमत में है। f2x क्या है जनाब, f2 cos थीटा, f2y दूसरा वेक्टर x एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है, f2y इज इक्वल टू f2 sin थीटा। ओके जी, अब क्या करें, तमाम x कंपोनेंट्स को जमा करें तो बन जाएगा रिजल्टेंट का x कंपोनेंट f1x प्लस f2x, कितना हो गया जी, f1x है बेटा जी f1 प्लस f2x कितना है f2 cos थीटा, ये बन गया fx, रिजल्टेंट का x कंपोनेंट आ गया। रिजल्टेंट का y कंपोनेंट मालूम कीजिए, fy, रिजल्टेंट का y कंपोनेंट मालूम कीजिए, क्या बनेगा जनाब, f1y प्लस f2y। आपकी बुक में इन्होंने रिजल्टेंट वेक्टर को r लिखा है, तो x और y कंपोनेंट को rx और ry लिखा है, मैं fx और fy लिखता जा रहा हूं, बात एक ही है। तो यहां पे ये f के हिसाब से हो जाएगा। अच्छा जी, तो fy बेटा किसके बराबर आ गया, f1y था 0 0 हो गया, छोड़े, f2y कितना था f2 sin थीटा। लो जी, रिजल्टेंट का कंपोनेंट निकल आया जी, x कंपोनेंट भी निकल आया रिजल्टेंट का, और y कंपोनेंट भी निकल आया रिजल्टेंट वेक्टर का। क्या करें अब, रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट। देखिए बुक वाले ने क्या किया, उसने रिजल्टेंट वेक्टर को पहले r लिखा, उसके x कंपोनेंट ry और rx निकाले, बाद में कहा कि रिजल्टेंट f है तो सबको ही f पुट कर दिया, क्योंकि सबकी मैग्नीट्यूड बराबर है। मैं शुरू से ही f लिखता जा रहा हूँ, थोड़ी सी तरह एक स्टेप की बचत हो जाती है, देखने में फैमिलियर सा हो जाता है। तो जनाब f इज इक्वल टू क्या है जनाब, रिजल्टेंट फोर्स की मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू fx का स्क्वायर, क्या है fx, f1 प्लस f2 cos थीटा, इसका स्क्वायर प्लस fy क्या है f2 sin थीटा, इसका स्क्वायर जी। ओके, क्या करें जी, खोलें जनाब इसको, स्क्वायर एक्सपेंड करते हैं, क्या हो जाएगा। देखिए जी, पहली बात, f1 क्या है पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड, f2 क्या है दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड है f, तो चूंकि सबकी मैग्नीट्यूड बराबर है तो हम सबको ही f लिख लेते हैं, ठीक है जी। तो अगले स्टेप में, इसके बाद अगला स्टेप क्या आएगा जी, f प्लस f cos थीटा, इसका स्क्वायर प्लस f sin थीटा का स्क्वायर अंडर रूट जी। लो जनाब, यहां से अब मैं जरा अरेंज करता हूं, करें जनाब इसको सिंप्लीफाई, तो f इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या आएगा जनाब, a प्लस बी का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, f cos थीटा क्या हो गया जी, f स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2, पहली रकम f दूसरी रकम f इंटू cos थीटा, प्लस f sin थीटा का स्क्वायर क्या आ गया, f स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, तो दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लीजिए, अंडर रूट खत्म हो गया, f स्क्वायर इज इक्वल टू f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos थीटा, प्लस ये मैंने उठा के इधर कर दिया, f स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस f स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, f स्क्वायर को उठा के ले जाइए, f स्क्वायर माइनस f स्क्वायर खत्म हो गया, 0 इज इक्वल टू 2f स्क्वायर cos थीटा प्लस इन दोनों में से देखें f स्क्वायर कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा।
ओके जी, एफएससी शुरू हो गई है अब, तो आप भी बराए मेहरबानी शुरू कर लें, काम रेगुलर किया करें। सियाने कहते हैं बेटा जी कि आपके पास दो में से एक चीज़ें बचेंगी, बहाना या रिजल्ट। या बहाना आपको मिल जाएगा एक अच्छा बहाना काम ना करने का, या आपको नतीजा अच्छा मिल जाएगा। तो जनाब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया जी, 1 हो गया। 2f स्क्वायर कॉस थीटा प्लस f स्क्वायर हो गया। अच्छा जी, चलो जनाब, ओए होए होए, लो इन दोनों में से f स्क्वायर कॉमन आ गया, f स्क्वायर इंटू 2 कॉस थीटा प्लस 1 या 1 प्लस 2 कॉस थीटा। ओके जनाब, लो जी दो रकमें इधर खा रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसका मतलब है कि या तो f 0 है, इधर f स्क्वायर इक्वल टू 0, या 2 cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। लेकिन f स्क्वायर तो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि इसका मतलब है कि फोर्स की मैग्नीट्यूड ही 0 है, फिर तो सारा रौला ही खत्म हो गया, सवाल ही खत्म हो गया। अगर वेक्टर की मैग्नीट्यूड ही 0 है, ये तो हमें कहा गया है कि दो वेक्टर्स हैं, इनकी मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड बराबर है, 0 नहीं है, वरना तो ये एक स्टेटमेंट ही नहीं बनती। तो ये 0 नहीं है, इसका मतलब है ये 0 है। 2 cos थीटा इज इक्वल टू -1। तो बेटा जी बस लगा मुकण, यूट्यूब बंद करने की तैयारी करो। cos थीटा इक्वल टू -1/2, तो जनाब आली थीटा इज इक्वल टू सज्जे पासे ले जाओ cos इनवर्स -1/2। कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना है, इंशाल्लाह अज़ीज़ पिछले 15 साल से 120 आ रहा है, इस दफा भी आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच जनाब अली, मिलते हैं अगली किस्त में। अब यहाँ से वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे, तैयार रहिएगा जनाब। अल्लाह हाफिज।